लेकिन आपने कभी सोचा कि घड़े में पानी ठंडा कैसे हुआ है? फ्रिज के पीछे आपने कभी देखा होगा एक तांबे की कुंडली लगी रहेगी। तो अब आपने दो चीज सीख ली। जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करे और कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जा हर एक एग्जाम में। और इसके साथ ही इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है, लेकिन आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण होता क्या है? आपने घड़े को देखा होगा। गर्मियों में आप अपने घर में घड़े को भर के रखो और उसके अंदर पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण पे ही निर्भर करे। लेकिन आपने कभी सोचा कि घड़े में पानी ठंडा कैसे हुआ है? और घड़े में पानी गर्मियों में ही ज्यादा ठंडा क्यों हुआ है? क्योंकि देखो, जब घड़े में हम पानी को डाल रहे हैं तो घड़े में बहुत छोटे छोटे छिद्र बने रहे, जिससे लगातार पानी धीरे धीरे बाहर निसरता रहे। और जो ये पानी बाहर निकले, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है। अब वाष्पीकरण होता क्या है? वाष्पीकरण हो जल का या किसी भी तरल पदार्थ का वाष्प अवस्था में भाप में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। जब घड़े से पानी बाहर निसरता रहे तो वो पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा भाप में बदलता रहे। और जब वो बाहर का पानी वाष्पीकृत होता रहे तो घड़े के अंदर का पानी लगातार ठंडा होता चला जा। आपने एक और चीज देखी होगी, थिनर का यूज किया होगा। थिनर को कभी अपने हाथ पे डाल के देखियो तो वो वाष्पीकृत हो जा। और जब आप उसे हाथ पे डाल लोगे तो हाथ पे डालने पर आपके हाथ पे ठंडक महसूस होवे। तो जहां भी वाष्पीकरण की क्रिया होगी वहां ठंडक उत्पन्न होगी, वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार घड़े में जब पानी बाहर निकलता रहे तो वो वाष्पीकृत होता रहे, भाप में बदलता रहे और इसी तरह से घड़े के अंदर का पानी ठंडा होता रहे। अब क्या ये घड़े में ही होवे या किसी और पदार्थ में भी ये होवे, किसी और इंस्ट्रूमेंट में भी ये होवे? जी हाँ, बिल्कुल होवे। जो भी चीज आपकी ठंडा करने के लिए यूज होवे सभी में वाष्पीकरण का प्रयोग किया जा। जैसे रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज यूज करें हम अपने घर में, इसमें भी फ्रिज के पीछे आपने कभी देखा होगा एक तांबे की कुंडली लगी रहे। उस तांबे की कुंडली से लगातार वाष्पीकरण की क्रिया होती रहे, जिस कारण फ्रिज अंदर से ठंडा बना रहे। अब वाष्पीकरण की क्रिया होती क्या है, इसे बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से समझते हैं। देखो, कोई भी तरल पदार्थ हो वो धीरे धीरे वाष्प अवस्था में भाप में बदलता रहे। पदार्थ की तीन अवस्था पाई जा, ठोस, द्रव, गैस। तो जल क्या है? तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ावेंगे या फिक्स टेम्परेचर पर भी वो धीरे धीरे भाप में बदलता रहे। आपने देखा होगा, अगर आपने अपनी छत गिल्ली कर दी और सूरज निकलने के बाद वह खुद ब खुद सूख जाती है। सड़क गिल्ली होगी बारिश होने के बाद तो वह खुद ब खुद सूख जाती है। वो वाष्पीकरण के कारण ही होता है, क्योंकि जो पानी भरा रहे वो भाप में बदल जा। तो किसी भी तरल पदार्थ का भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलावे। ऊपर वो भाप में बदल कर ऊपर आसमान में चला जा और फिर उसका संघनन होकर दोबारा बारिश उत्पन्न होवे। तो ये प्रोसेस चलता रहे पूरा। द्रव का, किसी भी तरल पदार्थ का या जल का भाप में बदलना, भाप ऊपर चली गई, ऊपर जाकर उसका संघनन होना और संघनन होने के बाद उसका दोबारा पानी में बदल जाना और बारिश हो जाना। इसी तरह हमारा पूरा जीवन चक्र प्रकृति का चलता रहे। तो वाष्पीकरण मायने में वैसे देखा जाए तो वाष्पीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण ही वर्षा होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब वाष्पीकरण क्या रहेगा और किस किस बात पर निर्भर करेगा, ये तो आपको पता चल गया कि वाष्पीकरण मोटी मोटी भाषा में अगर बात की जाए, वाष्पीकरण होता क्या है? वाष्पीकरण होता है किसी भी तरल पदार्थ का या द्रव का भाप में बदलना, वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण किस चीज पर निर्भर करेगा? देखो, एक बात समझो, वायु यहाँ पे ठहरी हुई है
वायु यहाँ पे ठहरी हुई है और नीचे से भाप निकले लग रही जल से, तो वो जल से जो भाप निकलेगी वो वायु अपने अंदर ले लेगी उस भाप को। तो वायु उस जल को, उस भाप को अपने अंदर लेती रहती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती होगी वायु की। अगर हम उसे जल की मात्रा, जल के छोटे छोटे कण लगातार देते रहे तो वह संतृप्त हो जाएगी। आर्द्रता जिसा बोल रहे हैं, आर्द्रता क्या हो? वायु में उपस्थित जल की मात्रा। तो जल की वायु में जल कहाँ से आवे? वायु में जल आवे वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा। जल से भाप बदली और वह भाप वायु में मिलती रहे, और जब वह भाप वायु में मिलती रहेगी तो वायु में जल के कणों की स्थिति बढ़ती रहेगी, जल की मात्रा वायु में बढ़ती रहेगी, और वायु में स्थित इसी जल की मात्रा को क्या बोल लेंगे कि वायु क्या है? आर्द्र वायु है, आर्द्रता बोलते हैं। जैसे जैसे पानी से वाष्प निकलती रहे तो वायु से लेती रहे, और जो वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती रहे। तो आप एक बात समझो, जो वायु लगातार जल को लेती रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? वायु में बहुत ज्यादा जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वह लेना बंद कर देगी। ठीक है, जल की मात्रा को लेना बंद कर देगी, और इस स्थिति को बोला जा कि वायु संतृप्त होगी। ठीक है, जब वायु में जल की मात्रा काफी अधिक हो जाए और वो जल की मात्रा और नहीं लेती तो इसको बोलता है वायु संतृप्त होगी। जब वायु संतृप्त हो जाएगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण धीमी पड़ जाएगी। वाष्प बदलने लग रही, पानी भाप में बदलने लग रहा, और वायु ने भाप लेनी बंद कर दी, वाष्प को लेना बंद कर दिया, जल के कणों को वायु ने लेना बंद कर दिया, तो क्या होगी? वह वाष्पीकरण की क्रिया धीमी पड़ जाएगी। तो लगातार वाष्पीकरण की क्रिया को चलाते रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो वायु यहाँ पर उपस्थित है वो आगे गुजर जा और पिछली वायु आगे आ जा। इसका मतलब संतृप्त वायु आगे चली जा और शुष्क वायु आ जा। वो कब आवेगी? जब वायु में वेग होगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया वायु के वेग पर भी निर्भर करती है। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करेगी? वायु के वेग पर निर्भर करेगी। वेग पर निर्भर क्यों करेगी? जिससे संतृप्त वायु शुष्क वायु में स्थानांतरित होती रहे। संतृप्त वायु आगे निकल जा और शुष्क वायु उसकी जगह पर आ जा, वो जल के कणों को लेवे, फिर वो आगे निकल जा, फिर शुष्क वायु आ जा, वो जल के कणों को लेवे। तो वाष्पीकरण की क्रिया किस चीज पर निर्भर करेगी? वाष्पीकरण की क्रिया निर्भर करेगी वायु के वेग पर। वायु जितनी जल्दी स्थानांतरित होती रहेगी संतृप्त वायु से शुष्क वायु में, इतनी वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती रहेगी। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाष्पीकरण की क्रिया और किस चीज पर निर्भर करती है? वाष्पीकरण की क्रिया तापमान पर निर्भर करती है। अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा, जब जल को आप उबालते हो, किसी भी लिक्विड पदार्थ को आप गर्म करते हो तो उससे भाप निकलने लगे। इसका मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर जल है तो आपको भाप नहीं दिखाई दे। भाप जब भी निकलती रहे, वाष्पीकरण तब भी होता रहे, लेकिन तब बहुत कम मात्रा में हुए। अगर हम जल को गर्म करेंगे तो उससे वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। जल का भाप में तीव्रता तब बदलने लगेगा जल भाप में। तो वाष्पीकरण की क्रिया को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर भी जिम्मेदार हो। तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा इतना ही ज्यादा वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ेगी। आप एक मोटे से उदाहरण से भी देख सको, अगर आपने कोई फर्श सर्दियों में धोया तो वो सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। आपके कपड़े गिल्ले रहेंगे, सर्दियों में सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन गर्मियों में सूखने में कम टाइम लगता है। आपके कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जा। आपने कोई फर्श धोया, वो गर्मियों में जल्दी सूख जा। क्यों सूख जा? क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा रहे। तो जितना ज्यादा तापमान रहेगा वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही अधिक रहेगी। तो अब आपने 2 चीज सीख ली कि वाष्पीकरण एक तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, तापमान जितना ज्यादा बढ़ावेंगे वाष्पीकरण की मात्रा उतनी बढ़ेगी। दूसरी बात आपने क्या सीख ली? दूसरी बात आपने सीख ली कि वायु का वाष्पीकरण वायु के वेग पर भी निर्भर करता है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक कटोरे में जल रखे टेको, एक कटोरे में पानी टेक दो, ठीक है, और आप एक समुद्र में पानी देख लो। अब समुद्र में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कटोरे में वाष्पीकरण कम होगा। समुद्र से भाप ज्यादा उठेगी, जल की मात्रा उड़ के वायु में ज्यादा मिलेगी, जबकि कटोरे में से कम मिलेगी।
ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कटोरे या किसी थाली का क्षेत्रफल कम रहेगा। तो दूसरी बात आपने सीख ली कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी वाष्पीकरण निर्भर करेगा। जितना बड़ा क्षेत्रफल रहेगा जल का, जितना बड़ा पृष्ठ रहेगा जल का, उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण निर्भर करेगा, उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा। जैसे तालाब में वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा, और यदि आप एक कटोरे या थाली में देखो जल रख दो तो उसमें वाष्पीकरण कम होगा। तो वाष्पीकरण तीन चीज पर निर्भर करेगा। वायु के वेग पर निर्भर करेगा, वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करेगा, और तीसरा निर्भर करेगा पृष्ठ क्षेत्रफल पे। जल का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना अधिक है, जितना अधिक रहेगा इतनी भाप उड़ के वायु में मिलेगी। तो वाष्पीकरण हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रकृति के लिए देखा जाए, वर्षा किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वाष्पीकरण के कारण इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ही वर्षा ज्यादा होने के चांस रहेंगे। तो वर्षा हमारी प्रकृति के लिए वाष्पीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीना है घड़े का स्पेशल वाला, तो उसमें भी आपको वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ही पानी ठंडा होता है। और फ्रिज में आप जितने भी पदार्थों को ठंडा करते हो या बर्फ जमाते हो, वो भी वाष्पीकरण की क्रिया पर निर्भर करता है। और इसके साथ ही ये तो आपके दैनिक जीवन में जो काम आने वाली बात है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा और कई बार पूछा जा। तो वाष्पीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप आज भली बात ही समझ लिया, और आज के बाद आप कभी भी वाष्पीकरण में भूलोगे नहीं इस घटना को, और हमेशा एग्जाम में भी ठीक कर पाओगे। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा और आज की आपको वाष्पीकरण की क्लास कैसी लगी, मुझे जरूर बताओ। जय हिंद, जय भारत।